नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अज्ञे की अमर रचना नदी के द्वीप भाग 7। आपको क्या मालूम है मध्यवर्ग की बेकार औरत कितनी लंबी लड़ी गूंज सकती है सपनों की। 4 बजे उस डिब्बे में भी 2-4 व्यक्ति आ गए। रेखा ने कहा, फिर थोड़ा टहला जाए। चलिए। दोनों फिर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे, लेकिन भीड़ होने लगी थी। भुवन ने कहा, आपको एक बार अपने सामान की फिक्र करनी चाहिए। जनाने डिब्बे में भीड़ भर गई थी। रेखा ने अपना सामान देख देख कर अपना अधिकार स्थापित कर देने के लिए सीट पर थोड़ी जगह कराई और वहां पर बैठ गई। भुवन बाहर खिड़की पर खड़ा हो गया। भीतर बड़ी किटकिट थी। बात करना असंभव था। रेखा ने अपना पर्स खोलकर उसमें से छोटी सी कॉपी निकाली और पेंसिल से उसमें कुछ लिखने लगी। भुवन ने पूछा, क्या लिख रही हैं? रेखा ने हंसकर सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने कॉपी भुवन की ओर बढ़ाई। उसमें लिखा था, उस डिब्बे में बैठकर थोड़ी देर के लिए मैं अपने को यह मना सकी थी कि हम साथ ही इस गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, पर अब लगता है कि आप मुझे विदा कर चुके और उपचार बाकी है। भुवन ने कुछ न कहकर कॉपी लौटा दी। रेखा ने फिर लिखा, अगले स्टेशन पर आप प्रतापगढ़ से आगे बात चलाने आवेंगे। अब की बार भुवन ने कहा, जरा पेंसिल दीजिए, और लिखा, आप ही ने तो कहा था अब अगले स्टेशन पर न आना। सहसा रेखा ने कहा, सुनिए, आप मुझे छोड़ने क्या 2-4 स्टेशन भी न चलेंगे? हापुड़ से लौट आएगा। भुवन सिर्फ हंस दिया, कुछ बोला नहीं। रेखा के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी खेल गई। कॉपी में उसने लिखा, नहीं, मेरी ज्यादती है। भुवन ने फिर कॉपी ले ली। जेब से कलम निकालकर सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा, अकेले हैं न, तभी लीक पकड़ कर चलते हैं। फिर तनिक रुककर उस पर दोहरे उद्धरण चिन्ह लगा दिए। रेखा ने कॉपी देखी तो अचकचा कर बोल उठी, यह आपसे किसने कहा? भुवन हंसने लगा। फिर उसने लिखा, मैंने कहा था ना, मैन फ्राइडे जादू जानता है। रेखा ने कॉपी ले ली और अपलक दृष्टि से भुवन को देखने लगी। फिर उसकी आंखें कुछ विकेंद्रित हो गईं, जैसे उसके विचार कहीं दूर चले गए हों। भुवन ने कहा, मैं अभी आया, और ओझल हो गया। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल सहसा बढ़ गई, जैसा गाड़ी चलने का समय हो जाने पर होता है। रेखा कॉपी में लिखने लगी, ठीक गाड़ी के जाने के समय आप कहाँ चले गए? मैं गाड़ी चलने से पहले ही मानो खो गई हूँ। इन स्त्रियों की बातें सुनती हूँ और अनुभव करती हूँ कि मैं गृहस्थिन तो पहले ही नहीं थी, अब शायद स्त्री भी नहीं रही। कितनी दूर है मुझसे ये बातें। एक 3 बच्चों की माँ है, एक 5 की। एक के वहाँ लाम पर गए हैं। वहाँ से चांदी के लच्छे न जाने कैसे भिजवाए थे, चांदी के मगर फिरोजे जड़े। दूसरी के वह गार्ड ने सीटी दी। रेखा ने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा, फिर घसीट कर कॉपी में लिखा, कहाँ चले गए तुम? भुवन, गाड़ी चलने वाली है क्या? अंत में बिना विदा के ही मुझे जाना होगा। कॉपी उसने बंद की और खड़ी होकर दरवाजे की ओर बढ़ी, बाहर झुकी। सामने भुवन खड़ा मुस्करा रहा था। बड़े नालायक हैं आप, रेखा सहसा कह गई। मुझे यो डराना अच्छा लगा है। भुवन ने कहा, अभी तो बहुत टाइम है। डरा मैं नहीं, गार्ड रहा है। आप बेशक बाहर चली आइए। रेखा उतर आई और गाड़ी से कुछ हटकर भुवन के बगल खड़ी हो गई। भुवन मुस्कुराता ही जा रहा था। रेखा उसकी ओर देखने लगी। हाँ, यही अच्छा है, इसी प्रकार मुस्कुराते हुए ही हट जाना चाहिए। वह भी मुस्कुराएगी, 1 मिनट की तो बात होती है, जरा से धीरज की, जरा मजबूत नर्व्स की, बाद में चाहे जो हो। भुवन ने सहसा जेब में से कुछ निकाला, अंगूठे और उंगली से मसलकर उसकी गोली बनाई और ठोकर मारकर फुटबॉल की तरह उछाल दी।
रेखा ने कहा, क्या था? गार्ड ने और गाड़ी ने एक साथ सीटी दी। भुवन ने कहा, मेरा प्लेटफॉर्म टिकट। रेखा भौचक उसे देखने लगी। भुवन बोला, क्यों, यह गाड़ी भी छोड़नी है क्या? मैं चल रहा हूँ, साथापुर नहीं, मुरादाबाद। उसके साथ ही लपक कर रेखा अगले इंटर की ओर बढ़ी। कितना अच्छा था उसके साथ कदम मिलाकर लपकना। उसे सवार कराकर भुवन भी उछलकर चलती गाड़ी में सवार हो गया। रेखा बैठ गई। जगह कम थी। भुवन खड़ा रहा। रेखा ने एक बार बेबस उसकी ओर देखा, फिर कॉपी निकाल कर लिखा, भीड़ है, नहीं तो मैं इस वक्त गाना गाकर सुना देती। भुवन उसकी ओर मुस्करा दिया, फिर कॉपी लेकर लिख दिया, भीड़ की सजा मुझे मिलेगी। रेखा फिर असहाय सी उसकी ओर देखने लगी। फिर उसने घूमकर खिड़की से मुंह बाहर निकाला और धीरे धीरे गाने लगी। भुवन दरवाजे पर था ही दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। सरसराती हवा के साथ गाने के स्वर उसके कानों को छूने लगे। महाराज एकी साजे एले मम हृदयपुर माझे, चरण तले कोटि शशि सूर्य मरे लाजे। महाराज एकी साजे, गर्व सब टूटिया, मूर्छी पड़े लूटिया, सकल मम देह मन वीणा संबाजे। महाराज एकी साजे। महाराज यह किस सज्जा में मेरे हृदयपुर में आए? कोटि शशि सूर्य लज्जित होकर पैरों में लौट रहे हैं। मेरा गर्व टूटकर मूर्छित पड़ा है, मेरा दहमन वीणा की तरह बज रहा है। रवींद्रनाथ ठाकुर। जमुना के पुल की गड़गड़ाहट में आगे गान खो गया। पुल जब पार हुआ तब रेखा चुप हो गई थी। क्षितिज में कुछ हल्कापन दिखने लगा था। तल्लीताल में मोटर से उतरकर भुवन ने एक नजर नैनीताल की झील को देखा। तीसरे पहर की धूप एक तरफ की पहाड़ी पर ऊंचे पर थी। झील घनी छां में थी और आकाश ऐसा दूर था मानो किसी गहरी तलहटी में से ऊपर देख रहे हों। तो उसने जाना कि यहाँ तक आने का निश्चय तभी हो गया था जब उसने मुरादाबाद का टिकट लिया था। मुरादाबाद में जब रेखा ने पूछा था, सुनिए, आप सचमुच यहाँ से लौट जाएंगे, अब मुझे पहुँचा ही आइए ना, तब जैसे यह प्रश्न उसके मन में पहले पूछा जा चुका हो, ऐसे ही बिना अचंभे के उसने कहा था, हो तो सकता है। और रेखा ने चिढ़ाया था, तो मैन फ्राइडे अभी से सकने की बातें सोचने लगा जादू भूलकर। भाई अभी दिन दोपहर है, जादू का वक्त अभी कहाँ हुआ है। मुरादाबाद से वे बरेली होकर नहीं गए थे, रामपुर गए थे और वहाँ से मोटर में काठ गोदाम होते हुए नैनीताल तीसरे पहर ही यहाँ पहुँच गए थे। रास्ते में रेखा धीरे धीरे न जाने क्या गुनगुनाती आई थी। बोली बहुत कम थी। एक अलौकिक दीप्ति उसके अलस शांत चेहरे पर थी। बीच बीच में वह आंखें बंद कर लेती और भुवन समझता कि सो गई है, पर सहसा उसकी पलकें उस अनायास भाव से खुल जाती जिससे स्वस्थ शिशु की आंखें खुलती हैं, और वह फिर कुछ गुनगुना उठती। भुवन ने कहा था, थोड़ा ऊँग लीजिए, रात भर जागी हैं, तो सहसा सजग होकर बोली थी, अभी ऊँघने के लिए तो सारा जीवन पड़ा है, थोड़ा सा जाग ही ली तो क्या हुआ। और एक कोमल मुस्कान से खिलकर उसे निहारने लगी थी। फिर भुवन ऊँघ गया था। होटल साफ सुथरा था, पर लोग काफी थे। मैनेजर से भुवन ने पूछा कि ठहरने की जगह मिल सकेगी, तो उसने तपाक से उत्तर दिया, जी हाँ, डबल रूम कितने दिन के लिए, और रजिस्टर की ओर हाथ बढ़ाते हुए, किस नाम से। क्षण भर के लिए वह झिझक गया। मैनेजर के प्रश्न के साथ ही सभ्यता की जो समस्याएं सहसा उसकी नजर के आगे कौंध गईं, उन पर उसने आते हुए विचार नहीं किया था। संभल कर बोला, अभी हमने निश्चय नहीं किया है कि यहीं ठहरेंगे या और आगे जाएंगे, जरा चाय वाय पी ले, तब तक सोचते हैं। जी हाँ, अभी लीजिए, कहकर मैनेजर ने आवाज दी, बाय बाय आया तो उससे कहा, साहब का ऑर्डर ले लो, चाय केक पेस्ट्री वगैरह जो चाहें। रेखा कुछ पीछे थी। भुवन ने कहा,
आप जरा यहीं बैठिए, मैं अभी आया सामान। पर रेखा साथ बाहर की ओर चली। बोली, क्या बात है भुवन? कुछ नहीं। भुवन क्षण भर रुक गया, फिर बोला, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, नैनीताल में ही नहीं। रेखा उसे देखती रही। उसका चेहरा उतर गया। अभी वापस जाओगे? यहाँ तो नहीं रहूंगा। या तो आगे चले? चलो। अच्छा, मैं आता हूँ। लेकिन जा कहाँ रहे हो? बताओ तो। भाई, कुछ सामान वामान तो मुझे चाहिए। आ तो गया। मेरे पास सभी कुछ फालतू है, बिस्तरा, कंबल। भुवन ने एक मुदित-सी खींच के साथ कहा, अच्छा, एक टूथब्रश तो ले आऊं। रेखा हंस पड़ी, फिर बोली, मैं भी साथ चलूं? नहीं, मैंने चाय का ऑर्डर दिया है, मैं अभी लौट कर आया। रेखा मान गई। भुवन चलने लगा तो बोली, पर हम यहाँ ठहर नहीं रहे हैं, यह उदास जगह है। आगे कहीं भी चलो, मुझे छोड़ आना होगा। भुवन चला गया। रेखा भीतर बैठकर कॉपी में कुछ लिखने लगी। उसे नहीं मालूम हुआ कि भुवन कब लौटा। सहसा उसका स्वर सुनकर चौंकी। भुवन मैनेजर से कह रहा था, हम लोग आगे जा रहे हैं सातताल, अभी चले जाएंगे, चाय के बाद आपका शुक्रिया। दैट्स ऑल राइट, सर। चाय आ गई है। दोनों ने एक साथ ही प्रश्न किए। ले आए टूथब्रश? क्या लिख रही हैं कविता? रेखा ने पहले उत्तर दिया, हाँ समझ लो। भुवन ने नकल लगाते हुए कहा, और मैं भी, हाँ समझ लो। फिर कहा, अच्छा, जल्दी से चाय पी लीजिए, आगे जाना है तुरंत। कहाँ? आगे, इनटू द ब्लू क्रूसोलैंड। चाय का मजा क्यों बिगाड़ती हैं, पी लीजिए और चलिए। रेखा मुस्कुरा दी। चाय से उठकर वे बाहर आए तो भुवन ने कहा, आपके बक्सवक्स में कहीं जगह हो तो यह पैकेट उसमें रख दीजिए। रेखा ने दुष्टता से कहा, इतना बड़ा टूथब्रश? जरा मैं देखूं। और भुवन के रोकते न रोकते उसने पैकेट खोलकर झांका ही तो 2 कमीजें, एक फ्लैनल की पैंट, एक पाजामा, एक आध और छोटी चीजें, और हाँ, एक टूथब्रश भी। रेखा ने कहा, हाँ, है तो सही टूथब्रश, पर यह सब रेडीमेड क्या ले आए आप? तो आपका क्या ख्याल था, आपका फालतू कंबल लपेटे घूमूंगा? भुवन हंस पड़ा और अपने पतले कुर्ते की ओर देखने लगा। रेखा ने गंभीर होकर माफी मांगी। सहसा उसे ध्यान हुआ, भुवन को यो खींच लाने में भावुकता का कितना बड़ा प्रमाद उसने किया है। भुवन ने उसकी बात काट कर कहा, जल्दी कीजिए रेखा जी, सामान उठवाना है। रेखा सामान रख रही थी तो उसने पूछा, 10, 12, 15 मील चल सकती हैं? वैसे मोटर भी जाती है, पर आगे भी कुछ चलना पड़ेगा। जरूर चल सकती हूँ, पैदल ही चलूंगी। लेकिन कहाँ जाएंगे? सातताल? नहीं, भुवन फिर मुस्कुरा दिया। क्रूसोलैंड मैंने कहा ना, बताने से जादू चला जाता है। भुवन कुली साथ ले आया था। सामान उठवाया और बोला, चलो हम लोग आते हैं। डाक बंगले पर जाकर बैठना। कुली चल पड़े। कहाँ के डाक बंगले बता दिया है। वह सब मैं ठीक कर आया हूँ, आप किसी उपाय से पहले नहीं जानने पाएंगी। रास्ता उतार का था। दोनों बड़ी तेजी से उतरने लगे। भुवन ने कहा, अगर तेज चलने की बात न होती तो मैं आपसे गाने का अनुरोध करता। रेखा ने रुकते रुकते शब्दों में कहा, नहीं, इस वक्त हवा को ही गाने दीजिए। लेकिन 2-3 मील जाकर जब वे एक खुली जगह सामने का दृश्य देखने के लिए रुके, तब रेखा सहसा खुले गले से किसी भटियाली पद के बीच में से ही गा उठी, ओ ये केड़े आमाय निये जाय रे कौन चुलाए रे, आमार मन भुलाए रे।
ग्राम छाड़ा ओई रांगामाटीर पथ। रांगामाटी का गांव से हटा हुआ पथ मुझे खींच कर ले जाता है न जाने किधर। बस यही अढ़ाई पंक्ति और फिर मुक्त भाव से आगे को दौड़ पड़ी। पीछे पीछे भुवन भी दौड़ने लगा। भुवाली से 1-1.5 मील आगे रेखा ने सहसा भुवन का हाथ पकड़कर कहा, वह देखो सामने, क्या वहीं हम जा रहे हैं। दिन ढलने लगा था। आकाश के विस्तार में एक हल्की सी धुंध छाने लगी थी। अभी थोड़ी देर में इसी धुंध में सांझ का ताम्रलोहित रंग बस जाएगा। आसपास की पहाड़ियां नैनीताल की तरह तंग नहीं थी। एक के बाद एक 3-4 खुले स्तर थे, मानो पुरानी सूखी झीलों के थाल हों, और आसपास पहाड़ियां क्रमशः नीचे होती गई थी। और धुंध के बीच में जैसे किसी जौहरी ने संभाल कर रुई के गोले पर कोई मूल्यवान रत्न रखा हो, एक झील चमक रही थी। मुझे क्या मालूम है, हो सकता है, पर वह शायद भीमताल है। तब 7 ताल दाहिने को होगा। वहाँ क्या सचमुच 7 ताल है? जरूर है, लेकिन जादू के बगैर नहीं दिखते। यो शायद 3 हैम्बल की अढ़ाई। रेखा ने फिर पूछना चाहा, क्या हम वहाँ जा रहे हैं, पर रुक गई। दिन छिपते छिपते दोनों भीमताल पहुँच गए। कुली भुवाली में ही पीछे रह गए थे। झील के पास ही डाक बंगला था। भुवन ने वहां जाकर चौकीदार से कहा कि कुली आवे तो उन्हें कह दे कि वह आगे चला गया है और कुली जल्दी आवे। फिर कुछ और पूछताछ भी करा ली और रेखा के पास लौट आया। क्या यहीं रुक रहे हैं हम? नहीं, बस 3 मील और जाना है। थक तो नहीं गई? इर्रेलेवेंट बातें मत कीजिए, रेखा ने उत्तर दिया और भुवन ने देखा उसके चेहरे पर यद्यपि श्रम के लक्षण स्पष्ट हैं, पर उसकी एड़ी की गति में सहसा नई लचक आ गई है। रात हो गई थी। सप्तमी अष्टमी का चांद था। पथ बराबर हल्की उतराई का ही था। एक छोटे से गांव के पास से वे गुजरे। भुवन ने कहा, अब मील भर और होना चाहिए। अब भी नाम नहीं बताओगे जगह का? नाम में क्या है? हमारा ही क्या नाम है? वहाँ एक तिलिस्मी झील है और उसके 9 अलग अलग कक्ष हैं। सब कभी एक साथ नहीं दिखते, रोज एक देखना होता है। ओह, पूरा 9 डेज वंडर, रेखा ने चिढ़ाया। हाँ, वही सही, लेकिन 4 दिन की चांदनी कहते हैं, तो मेरे वंडर में 2 पूरी चांदनियां समा गईं और फिर भी कुछ बाकी रह गया, समझी? तुम और तुम्हारा अरिथमेटिक। पहाड़ी के मोड़ पर सहसा घने पेड़ों के झुरमुट की ओट में पानी की चमक। भुवन ने कहा, थके राही, वह देखो मंजिल। इस झील का नाम है नौकुचियाताल। थके तुम और तुम्हारा दुश्मन, लेकिन सचमुच यही नाम है? हाँ, बड़ा साफ सुथरा कमरा, बड़ी टेबल लैंप, बिजली के लैंप में और रहस्य में वैर है, लेकिन तेल के लैंप आओ, रहस्य के सौंदर्य, सौंदर्य के रहस्य, इस छोटे से आलोक वृत्त को घेर लो। सामान न जाने कब आएगा। गर्म पानी से दोनों ने मुंह हाथ पैर धोए। एक लंबी आराम कुर्सी भुवन ने खिड़की के पास खींच ली, जहां से झील और चांद भी दिखता था। पैरों के लिए एक तिपाई रखी, फिर रेखा से कहा, यहाँ बैठ जाओ। रेखा ने एक बार उसके चेहरे की ओर देखा, फिर उस आज्ञापने के स्वर का प्रतिवाद करने की उसकी इच्छा दब गई। वह आराम से लेट गई। भुवन खिड़की के चौखटे पर आधा बैठ गया। और एक कुर्सी खींच लो ना। खींच लूंगा पीछे। रेखा ने कुछ अलसाए स्वर से कहा, फ्राइडे, तुम नहीं गा सकते? वह एक जादू बाकी है, अभी फिर मैं मान लूंगी कि कामिल जादूगर हो। भुवन ने कहा, अच्छा गाता हूँ। उठकर बरामदे में गया, धीरे धीरे टहलने लगा। उसकी गुनगुनाहट भीतर पहुंची तो रेखा का और भी अलसाया स्वर आया, बाहर क्या प्रैक्टिस करने गए हो? भुवन ने उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद भीतर गया तो देखा
रेखा वहीं कुर्सी पर सो गई है। वह दबे पांव बाहर लौट आया। बरामदे के खंभे के साथ पीठ टेक कर नीचे बैठ गया और चांद देखने लगा। सहसा न जाने क्यों उदास विचार उसके मन में उमड़ने लगे। क्या थकान के कारण? वह फिर धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। मेरे मायालोक की विभूति बिखर जाएगी, किरण मर जाएगी, लाल होके झलकेगा भोर का आलोक, उर का रहस्य ओट सकेंगे न रोक, प्यार की निहार बूंद मुख झर जाएगी, इसी बीच किरण मर जाएगी, ओप देगा व्योम श्लत कुहासे का जाल, कड़ी कड़ी छिन्न होगी तारकों की माल, मेरे मायालोक की विभूति बिखर जाएगी, इसी बीच किरण मर जाएगी। चारों ओर पैरों की चाप और लालटेन की रोशनी से वह चौंक कर जागा। हाथ की घड़ी देखी 11 बजे थे। कुली आ गए थे। उसने कहा, शोर मत मचाओ। सामान उतरवा कर पैसे देकर उन्हें विदा किया। फिर भीतर जाकर देखा, रेखा गहरी नींद में सो रही थी। भुवन ने सामान बाहर ही रहने दिया। बिस्तर खोला, एक कंबल निकालकर अंदर चादर जोड़कर दबे पांव भीतर गया और धीरे से रेखा को उठा दिया। वह नहीं जागी। तब वह बाहर आया और जमीन पर बिछे बिस्तर पर ही स्वयं लेट गया। एक कंबल खींचकर अपने पैरों पर उसने ढक लिया। झील इस समय सुंदर है। आसपास घने पेड़ों के झुरमुट हैं। यद्यपि झील नैनीताल की तरह 2 पहाड़ों के बीच में भिंची हुई नहीं है। खुली है दिन में भी क्या वह उतनी ही सुंदर होगी जितनी उसने सुना है, जितनी अब है। दिन, मेरे मायालोक की विभूति, दिन अपनी चिंता स्वयं करेगा। एक बार उसने चाहा, उठकर फिर रेखा को देख आए, पर शरीर ने कोई प्रोत्साहन न दिया। ठीक है, दिन की बात दिन में भी तारे हैं। कितने तारे? क्या सचमुच हर किसी का एक एक अपना तारा होता है? केवल कल्पना, पर सुंदर कल्पना। क्यों? क्या यह कल्पना और भी सुंदर नहीं है कि सब तारे सबके होते हैं? हाँ, सदैव तो वही। पर एक क्षण होता है, एक द्वीप का क्षण ही, क्षण का द्वीपन ही, उस क्षण में तारों का एक द्वीपन। सुंदर रंग बिना आलोक के रंग, लेकिन बिना आलोक के रंग हो कैसे सकते हैं? नहीं, बिना रंग का आलोक, तीक्ष्ण आलोक। भुवन उठकर बैठ गया। सूर्य निकल आया था। लपक कर वह भीतर गया। कुर्सी पर रेखा नहीं थी, तो वह पहले उठ गई। उसने भी भुवन को न उठाया होगा, उसे पहले जागना चाहिए था। वह बाहर आया, देखा सूटकेस खुला है। उसकी कमीज, पैंट, तौलिया और अन्य आवश्यक सामान बाहर एक और को रखा है, और वह सोता ही रहा। भीतर जाकर मुंह हाथ धोने की उसकी इच्छा न हुई। उसने तौलिए में सब सामान डाला और नीचे झील की ओर चला। सामने जहां धूप पड़ रही थी, वहां पेड़ों पर जहां तहां बड़े बड़े लाल गुच्छे चमक रहे थे। भुवन ने पहचाना बुरूस के फूल। मुंह हाथ धोकर वह तोड़ कर लाएगा। बिना शीशे के हजामत बनाना ऐसा कठिन नहीं था। आंख बंद कर लेने से अपना चेहरा देखने में मदद मिलती है। प्रक्षालन करके उसने कपड़े बदले। उतरे कपड़े तौलिए में लपेटकर वहीं रख दिए और लंबे कदम फेंकता हुआ बुरूस के गुच्छे की ओर चला। 2 बड़े बड़े गुच्छे उसने तोड़े, फिर दोनों को देखकर एक वापस पेड़ में अटका कर रख दिया। एक ले लिया। जहां तौलिया छोड़ गया था, उधर वह लौट रहा था कि दूर कुछ ऊपर से उसे रेखा का स्वर सुनाई पड़ा। रेखा गा रही थी। भुवन ठिठक कर सुनने लगा। कभी स्वर उस तक पहुँचते, कभी हवा उन्हें उड़ा ले जाती। उषा ऐशे कल कंठस्वरा, मिलन हबे बले आलोय आकाश भरा, चलछे भेसे मिलन आशात्री अनादि स्रोत बये, कत कालेर कुसुम उठे भरी छे, तोमाय आमाय। उषा आकर कलकंठ स्वर से कहती है, तुम्हारा मेरा मिलन होगा, इसीलिए आकाश आलोक से भरा है। मिलनाशा की तरी अनादि स्रोत में बही चली जा रही है।
न जाने कब के कुसुम खिलकर छा गए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।